क्या आप भी वेदांता एल्युमिनियम स्टील खरीदने की सोच रहे हो या ले चुके हो, लेकिन ये सोच रहे हो कि कब इसमें बाय करना है, कब इसको सेल करना है? अगर ले चुके हो और प्राइस नीचे आ गया है तो क्या इसमें डरने की बात है? सब बताऊंगा इसी वीडियो में बने रहो एंड तक। तो अभी प्राइस कुछ यहाँ इस जोन पे चल रहा है 443 पर, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मैं थोड़ी देर में करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कब बाइंग करना आपके लिए सही रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले पैटर्न्स देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यही बताते हैं कि किसी स्टॉक में कितनी मजबूती से कितने निवेशक बने हुए हैं। यहाँ पे प्रमोटर 56% है, रिटेल 16% है, एफ आईज 14% है और डी आईज 12% है। ये हमें बताते हैं कि मेजॉरिटी में, अगर आप इनको बात करें तो मेजॉरिटी में ये 80% से 85% तक हैं और 16% इसमें रिटेलर भी हैं। तो अभी प्राइस फिर भी नीचे क्यों आ रहा है ये जानो, ये बताऊंगा प्राइस डिस्कवरी मेथड पर। अभी बात करते हैं टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये फंडामेंटल है लॉन्ग टर्म के पर्पज से। 4 बड़े प्लेयर निकल के सामने आ रहे हैं, LIC, ICI, SBI और रिटेल इन्वेस्टर। क्या है, क्यों है? LIC के पास 4.55% की इक्विटी होल्डिंग है। ये एक बड़ी बात है कि किसी सरकारी बीमा दिग्गज कंपनी के पास इतना बड़ा स्टेक है। दूसरा, ICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास भी स्टेक है 1.82 का, एंड SBI म्यूचुअल फंड के पास 6.46 का कुल MF है। अब यहाँ पे रिटेलर भी है, इसकी बात मैं करूँगा चार्ट पर ताकि आपको समझ में आए कि प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। अब देखो, भारत का एल्युमिनियम किंग कौन? वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। कैसे? 41% मार्केट में इनका कब्जा है, यानी कि जितना भी भारत में एल्युमिनियम बन रहा है 41% वेदांता एल्युमिनियम ही उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब मुख्य प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स तो क्या है? झारकुंडा में आप देख रहे हो, चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन स्मेल्टर बना है। क्षमता 1.8 MTP है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन के बाहर की दुनिया में बना है, यानी कि इंटरनेशनल पकड़ भी इसकी काफ़ी मजबूत है। बाल्को कंपनी है जो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक प्लांट है, कस्टमाइज ऑयल और प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज में सबसे आगे, 51% की हिस्सेदारी। और रिफाइनरी भी है, उसमें भी आप देख रहे हो ओडिशा में स्थित वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है। उसकी क्षमता 5 MTPA किया जा रहा है और आने वाले टाइम पे बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ देखो, पहला ग्रीन मेटल पाइनियर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं जिसके बिहाफ पे इंस्टीट्यूशनल इसे बाय करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि कंपनी सिर्फ काम ही कर रही है, तो इंस्टीट्यूशनल जब तक किसी भी शेयर्स में अपने कदम नहीं रखेंगे वो शेयर्स कभी नहीं बढ़ेगा। जिस भी शेयर में रिटेलर होगा, जैसे लाइक ओला, आइडिया और जितने भी छोटे स्टॉक होते हैं जिसमें रिटेल की एंट्री ज़्यादा होती है, वो स्टॉक इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई हमेशा बनी रहती है, बेचने वाले लगातार उसको बेच रहे होते हैं और डिमांड खरीदने वाले कम होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक रेंज में है, इससे बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो बल्क में बाय नहीं करते। बल्क में बाय हमेशा इंस्टीट्यूशनल करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, 60 से ज़्यादा देशों में प्रीमियम मेटल का निर्यात कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। अब 3000 मेगावाट कैप्टिव 3000 मेगावाट का कैप्टिव पावर क्या होता है? देखो, ऊर्जा चाहिए होती है, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। पहले ये पावर ग्रिड पे निर्भर थे, अब खुद का मजबूत और सुरक्षित बिजली सेटअप भी इन्होंने बना लिया है। इसका मतलब डिपेंडेंसी घटी है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अब उत्पादन की क्षमता बात कर लो, ये भी लॉन्ग टर्म के पर्पज से बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ा शेयर 41% भारत में, उसके बाद हिंडाल्को है, फिर नैल्को है। तो दैट्स मीन कि इन 4 में सबसे टॉप पर वेदांता एल्युमिनियम ही है। फिर भी प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, मैं बात करूंगा आगे इसके बारे में भी। अब भविष्य के मुख्य ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं इसके? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये क्या होता है? देखो, वेदांता आक्रामक रूप से खुद ही कैप्टिव कोयला और बॉक्साइट खदानों को पूरी तरह ऑपरेशनल कर रहा है। ये खदानें क्या होती हैं? बॉक्साइट क्या होता है? देखो, जितना भी जमीन से उत्पादन निकलता है, बॉक्साइट कच्चा माल होता है। जब तक कच्चे माल को रिफाइन करके ही उसमें से चीज़ों को निकाला जाता है। अब इस कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटेगी और ऑपरेटिंग मार्जिन एबिटा सुधरेगा। दैट्स मीन कि वो जब सब कुछ अपने हाथ में एक्सेस उनका होगा तो प्रॉफिट उनका बढ़ेगा। अब वैल्यू एडेड पर फोकस, साधारण कच्चे मेटल संरचनाओं से घटकर कंपनी
एरोस्पेस, पावर ग्रिड और ऑटो सेक्टर के लिए उच्च मार्जिन वाले फिनिश्ड वायर रॉड्स और प्रीमियम ऑयल पर जोर दे रही है। ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि कंपनी सिर्फ एल्युमिनियम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो साथ में प्रोडक्ट्स भी निकाल रही है। जैसे आपने देखा होगा आईटी सेक्टर काफ़ी गिरे जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम सर्विस दे रहे थे, हमारा प्रोडक्ट नहीं था कोई आईटी में। इसी वजह से आज आईटी की हालत इतनी ख़राब है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विस है। जस्ट लाइक क्यों? आपने देखा होगा कि जो एनवीडिया कंपनी है, क्या एनवीडिया आईटी कंपनी है? जी आईटी कंपनी है। क्या एनवीडिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है? प्रोडक्ट है। एनवीडिया अपने जीपीयूज बनाती है, चिप बनाती है। वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, वो मैन्युफैक्चरिंग तक भी गए, उन्होंने दोनों को कंबाइंड किया। अब इसके बारे में बात हम कभी और करेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं निवेशकों के लिए नफ़ा और नुकसान क्या है। देखो, मजबूत पक्ष ये बोलता है भारत के कोर मेटल सेक्टर में सबसे बड़ा विनिर्माण पैमाना, खुद का विशाल पावर बैकअप और लो कार्बन ग्रीन मेटल ब्रांड में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। क्यों? सबसे पहली बात 41% है एक्सिस भारत में। दूसरी, लो कार्बन ग्रीन मेटल, ऊर्जा कम लगेगी, खर्चा कम होगा, एबिटा बढ़ेगा। अब जोखिम क्या है? लंदन मेटल एक्सचेंज ने मेटल की कीमतों में उतार चढ़ाव, डीमर्जर के बाद मिला पुराना कर्ज, जिसे समय पर प्रबंधित करना आवश्यक होगा। अब ये तो हमने बात कर ली, अब मैं टेक्निकल बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? अब हम आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। सब कुछ रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ पर, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर। ये बड़ी काम की चीज़ है मेरे लिए, और सब कुछ यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इस जोन से। ठीक है, यहाँ पे रिमूव हो गया। कुछ बातें करूँगा जो आपको समझनी बड़ी ज़रूरी है। प्राइस नीचे क्यों गिर रहा है जबकि 41% का एक्सेस भारत के अंदर इसका है? फिर भी क्यों? समझो, इसको आप मानो एक रेंज, ठीक है? इसको मानो आप रेंज, और इसको मानो आप ओपनिंग प्राइस, ठीक है? अब ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? इसको गौर से समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब समझो, देखो प्राइस नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? देखो, प्राइस इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि प्राइस नीचे गिर रहा है। अभी क्या है, मैं इसमें बाइंग कब करूं? कब करूं मैं इसमें बाइंग? तो ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है? अभी क्या है, यहां आप देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम एसएमसी की लैंग्वेज में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है बड़े ऑर्डर। जब बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बेचता है तो किसी को खरीदना पड़ता है। खरीदता कौन है? जिसको ये नहीं पता होता कि क्या मैं सही खरीद रहा हूं, वो होता कौन है? वो होता है रिटेलर। अभी माल बेचा है इंस्टीट्यूशनल ने, 3 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, आप उसमें देख लेना इस सेशन में बेचा है कि नहीं, वहां आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है? मैं कब खरीदूं? जिस दिन प्राइस इस जोन को तोड़ देगा, देन प्राइस इसी जोन पे आएगा, टैप करेगा और कंफर्मेशन मिलेगी, उस दिन प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि इस जोन पर माल बेचा है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो जो यही लोग जिन्होंने बेचा था, यहां पर उसकी सप्लाई को एब्जॉर्ब भी तो करना होगा। यानी कि जिन्होंने बेचा और जिन्होंने खरीदा, वो तो यही चाहेंगे कि प्राइस ऊपर जाए। सस्ते पे खरीदा, महंगे पे बेचना चाहेंगे, तो प्राइस जाएगा ऊपर। लेकिन जब तक प्राइस अपने कुछ इस तरीके के स्विंग में ना चले, इस तरीके के स्विंग में ना चले, तब तक आपका बाय करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाया, तो मैंने आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बताया किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। बेवकूफ़ बन के ट्रेड करना बहुत ख़तरनाक है, और अगर आप सीखना चाहते हो किस तरीके से होता है तो कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।